हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज इतिहास के इस खंड में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि आईएएस की परीक्षा में अभ्यास के माध्यम से इतिहास खंड के इस सेक्शन से संबंधित आपकी तैयारी को और पुख्ता करें। अभ्यास का अभ्यास अद्भुत परिणामों की गारंटी देता है। जीत का रहस्य और आत्मविश्वास की उत्पत्ति अभ्यास में ही निहित होती है। तो चलिए ले चलते हैं अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर इतिहास के इस खंड के माध्यम से। तो भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति से जुड़ा यह खंड है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। आपके सामने पटल पर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? विकल्प ए चंगहुदड़ो, विकल्प बी कोटदीजी, विकल्प सी सोहगौरा या विकल्प डी देसलपुर। तो एक एक इसके ऑप्शन पर अगर हम विचार करें तो आपको दिखाई देगा कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। इस विषय पर हमको निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए, चंगहुदड़ो और कोटदीजी, इन दोनों स्थलों के ऊपर अगर आप नजर डालें तो ये दोनों ही स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। ये दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं और सिंधु नदी के किनारे इनकी स्थिति है, इसलिए ये दोनों कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। वहीं देसलपुर की अगर बात की जाए, अगर देसलपुर पर आप नजर डालें तो देसलपुर जो है वो वर्तमान भारत के गुजरात जो प्रांत है, गुजरात का अगर मैप आप देखें तो कुछ इस प्रकार है और इसमें ये जो ऊपरी हिस्सा है ये कच्छ का क्षेत्र है और गुजरात के पास कच्छ में ही ये हड़प्पा कालीन स्थल है। तो देसलपुर भी हड़प्पा काल से संबंधित एक स्थल है। वहीं अगर बात सोहगौरा की करें तो सोहगौरा पर आप जब नजर डालेंगे तो सोहगौरा की स्थिति आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जनपद है उससे दक्षिण पूर्व में 35 किलोमीटर दूर इसकी स्थिति है और इसका संबंध हड़प्पा कालीन किसी स्थल से नहीं है, बल्कि यह मौर्य कालीन एक स्थल है जहां पर ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और विशेष रूप से सोहगौरा का जो अभिलेख है वो अकाल से निपटने के उपायों और अन्न भंडार को रखने से संबंधित है। इसलिए यहां पर अगर आप विचार करेंगे तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, तो आपके लिए इसका उत्तर होगा सी, अर्थात सोहगौरा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है पटल पर आपके सामने कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें से असत्य कथन को पहचानना है। विकल्प ए है, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। बी है, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। सी है, इस काल के लोग मटर और सरसों का उत्पादन करते थे। और डी, कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। तो इसमें जब एक एक कथन पर हम विचार करते हैं और देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, तो दरअसल अगर कथन एक की तरफ हम चलें, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, तो कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था। और इसी कारण आपको बता दें कि जो यूनान के लोग थे, तो यूनान के लोगों ने इस क्षेत्र को सिंडन कहने लगे। इसी कारण यूनान के लोगों ने इस क्षेत्र को सिंडन कहना प्रारंभ किया था। और साथ ही आपको बता दें कि जो सिंधु शब्द है वो इसी से निकला है और इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन भी करते थे। इस लिहाज से आप देखेंगे तो ये सही है। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। अब देखिए, इस काल के लोग बेसिकली पत्थर और कांसे के बने औजार हैं इसका प्रयोग करते थे, तो लोहे के औजारों का प्रयोग करना ये गलत लगता है। इस काल के लोग मटर और सरसों का उत्पादन करते थे, तो बिल्कुल सिंधु सभ्यता के लोग मटर सरसों के अलावा गेहूं, जौ, राई आदि अनाज भी पैदा करते थे। आपको ज्ञात होना चाहिए कि बनावली में जौ का पुरावशेष मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर किसी स्थान से किसी चीज का पुरावशेष मिलता है तो यह इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि उस जगह पर इस चीज की खेती होती रही होगी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है, तो इस लिहाज से यह कथन भी सही है। अब अंतिम कथन, कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। डी कथन बिल्कुल सही है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो बी, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया, गलत है। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा, अर्थात उत्तर के लिहाज से देखें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहां हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने पत्थर और कांसे से बने औजारों का उपयोग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि इस संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
अब देखिए, आपको इन प्रश्नों में नहीं शब्द पे विशेष गौर करना चाहिए। ये आपके उत्तर को काफी बार गलत करवा देते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए है, इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। बी ऑप्शन, इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। ऑप्शन सी, इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। या ऑप्शन डी, इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अपने देवताओं के लिए किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर अर्थात मंदिर जैसी किसी संरचना का निर्माण नहीं करते थे। तो इसलिए ये कहना कि इस पूजा में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ये बात संदिग्ध लगती है। इस काल के लोग अगर आप देखें तो इनकी पूजा अर्चना में उर्वरता की देवी समझते थे पृथ्वी को, और पृथ्वी की भी पूजा की जाती थी। तो कथन ए जो है, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये बिल्कुल सही है। अब वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था कि नहीं था, तो आप देखेंगे कि इस समय वृक्ष और पशु पूजा बिल्कुल प्रचलित था, और हड़प्पा संस्कृति के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में भी पूजते थे। तो यह भी कथन सत्य है। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, इस काल में सही बात है कि पशु पूजा, वृक्ष पूजा होती थी। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण, आपको अगर पशु पूजा का साक्ष्य देखना है तो एक सिंग वाला यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है, या कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी। तो बी कथन आपका इस लिहाज से सही हो जाता है, उत्तर के लिहाज से नहीं, लेकिन बी कथन सही है। आपको गलत आंसर छांटना है तो देखिए, इस संस्कृति के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे और किसी भी प्रकार के अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। तो यह भी सही है। अब आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो इस लिहाज से देखेंगे तो ऑप्शन सी अर्थात इस काल में पूजा अर्चना के लिए किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया था, यह कथन आपका गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, ऑप्शन ए मिस्र है, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी सिंधु, या ऑप्शन डी सुमेरिया। तो इसके उत्तर पर हम विचार करते हैं। देखिए, मेलुहा सिंधु संस्कृति का ही प्राचीन नाम है, और जब आप मेसोपोटामिया के अभिलेखों पर नजर डालेंगे तो 1350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामियाई अभिलेख में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा की गई है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है। दरअसल मध्यवर्ती व्यापार केंद्र क्या होता है, अर्थात दो केंद्र हैं ए और बी, इनके बीच में अगर व्यापार होता है, मान लीजिए ये मेसोपोटामिया है, दूसरा मान लीजिए कि मेलुहा, अर्थात आपका जिसके नाम पर मेलुहा सिंधु संस्कृति को कहा जा रहा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। अब इनके बीच में मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का मतलब कि बीच में दो ऐसे केंद्र हैं जो इनके व्यापार में सहायता करते थे। तो दो अन्य केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, एक का नाम है दिलमुन और एक का नाम है मगन। तो दिलमुन और मगन ये दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र थे। तो इसमें किस संस्कृति को मेलुहा के नाम से जाना जाता था, ये बात स्पष्ट आपको हो जानी चाहिए कि इसमें सिंधु जो है संस्कृति है उसको मेलुहा के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? ऑप्शन ए थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुरुक्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल, या ऑप्शन डी सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। तो दरअसल हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया जाता था। इसलिए इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी गिनती आरंभिक और विकसित जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें की जाती है, और यहां से 239 बस्तियां प्राप्त हुई हैं। इस लिहाज से अगर आप देखें तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, बेसिकली वही चोलिस्तान कहा जाता था। तो यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में जो प्रौद्योगिकी है, विशेष रूप से कृषि प्रौद्योगिकी है, उसको लेके कुछ कथन दिए गए हैं। इस पे से विचार करना है आपको और बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला कथन है, मुहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्तियां
से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है लोथल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। और तीसरा कथन है पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब इन तीनों कथनों पर विचार करके आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, सही जवाब देना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 2 और 3। तो इनमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो दरअसल पहले कथन पर अगर विचार करें तो हड़प्पाई मोहरों और मृण मूर्तियों से अर्थात मिट्टी की मूर्तियों से इसके पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो वृषभ अर्थात बैल से परिचित थे। पुरातत्वविद अर्थात जो पुरातत्व की जानकारी रखने वाले विद्वान हैं, उनका भी यह मानना है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। यह संभावना पुरातत्वविद भी व्यक्त करते हैं। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 की तरफ अगर हम चलें तो लोथल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई। दरअसल मिट्टी के बने हल के प्रतिरूपों की प्राप्ति लोथल से नहीं बल्कि एक अन्य स्थान बनावली से हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि बनावली और दूसरा चोलिस्तान, जिस क्षेत्र की अभी हमने चर्चा की थी, चोलिस्तान से भी इसकी प्राप्ति हुई है। तो लोथल से यह कहना कि मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, यह सही प्रतीत नहीं होता है। कथन 3 की तरफ अगर चलें तो कथन 3 कहता है पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो कि राजस्थान में है उससे जुते हुए खेत के साक्ष्य बिल्कुल मिले हैं, जो हड़प्पा के आरंभिक स्तर से संबंध है। इस खेत में हल रेखाएं मिले हैं अर्थात हल चलाने की जो रेखाएं हैं वो दिखाई देती हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अर्थात ऐसे समकोण पर काटती हुई रेखाएं मिली हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि वहां पर राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इससे और क्या दर्शाया जाता है, तो इससे यह पता चलता है कि समकोण पर काटने का मतलब यह हुआ कि इस दिशा में अलग फसलें बोई जाती थीं और इस दिशा में अलग फसलें बोई जाती थीं। इस प्रकार अलग अलग फसलें एक साथ बोने के भी साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर केवल 1 और 3 होगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्यांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बेसिकली जो फ्यांस है उसका संबंध किससे है, इस बात का परीक्षण करना है। ऑप्शन ए मूर्ति निर्माण कला, ऑप्शन बी बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, या ऑप्शन सी शवाधान की तकनीक, या ऑप्शन डी मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। फ्यांस बेसिकली क्या होता था, तो फ्यांस जो है वो घिसी हुई रेत या बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर फिर उसको पकाया जाता था और उसके बाद छोटे पात्र बनाए जाते थे। और हड़प्पाई समाज में, जो सिंधु घाटी का समाज था, इंडस वैली का जो सोसाइटी था, उसमें सामाजिक विलासिता की वस्तु इसको माना जाता था, क्योंकि ये कीमती होते थे और इनको बनाने की प्रक्रिया कठिन होती थी। आज के समाज में भी कीमती वही चीज होती है जिसको बनाने की प्रक्रिया जटिल हो, जिसकी उपलब्धता कम हो। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि ये जो थे फ्यांस, ये उस समय ऐसी वस्तु माने जाते थे जो बहुमूल्य थे। साथ ही उल्लेखनीय है कि ये महंगे पदार्थों से बनी जो दुर्लभ वस्तु होगी वो सामान्यतः छोटे शहरों में नहीं पाई जाती होगी। आज के समय में भी जो बहुत अच्छे शोरूम होते हैं वो बहुत अच्छे शहरों में होते हैं जहां कीमती वस्तुएं बिकती हैं। उस समय अगर तात्कालिक रूप से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही फ्यांस पाए जाते थे। साथ ही सोना भी आज की तरह ही कीमती और दुर्लभ था। उस टाइम ऐसी भी संभावना व्यक्त की जाती है। और हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण के जो आभूषण है वो संचयों से मिले हैं, ये बात कही जाती है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फ्यांस क्या है, तो फ्यांस बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया एक मिश्रण है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। शंख से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था और उसके प्रमुख केंद्र कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मुंडीगाग तथा मालवाड़, ऑप्शन बी रंगपुर तथा बनावली, ऑप्शन सी नागेश्वर तथा बालाकोट, या ऑप्शन डी राखीगढ़ी तथा कालीबंगन। तो बेसिकली गुजरात में स्थित है नागेश्वर और बालाकोट स्थित है पाकिस्तान में। ये दोनों समुद्री बस्तियां थीं। और अगर आप देखेंगे
ये शंख से बनी वस्तुओं जिसमें चूड़ियां होती थीं, करछियां होती थीं, पच्चीकारी की वस्तुएं होती थीं, ये सभी इसके निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे और यहां से माल दूसरी वस्तुओं तक भेजा जाता था। तो इस लिहाज से जो सही ऑप्शन है वो है गुजरात का नागेश्वर, जिसकी स्थिति गुजरात में है, और पाकिस्तान में जिसकी स्थिति है बालाकोट की। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। पहला कथन है यह वर्णमाला पर आधारित थी। ऑप्शन बी है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन सी है मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है। ऑप्शन डी सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। तो दरअसल जो हड़प्पाई लिपि है वो कैसी लिपि थी उसको समझना आवश्यक है। हड़प्पाई लिपि बेसिकली भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक, अर्थात चित्रों के माध्यम से जिसमें भाव अभिव्यक्त होते थे वो वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, वर्णमालीय लिपि नहीं थी, बल्कि भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें क्या किया जाता था कि चिन्हों के माध्यम से स्वर या व्यंजन को दर्शाया गया था, किसी विशेष चिन्ह को बना दिया गया। इसमें इस चिन्हों की जो संख्या है वो अधिक है, वो लगभग 375 से लेकर 400 तक इसमें ऐसे चिन्ह बनाए गए हैं विशेष प्रकार के, जो कि किसी विशेष भाव को व्यक्त करते हैं। और ऐसा लगता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि जब मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल आपको दिखाई देता है और बाईं ओर यह संकुचित है, इससे ऐसा लगता है कि लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना शुरू किया और बाद में जब बाईं ओर स्थान कम पड़ गया तो वहां पर वो ठहर गया। इस प्रकार आप देखेंगे तो दूसरा कथन भी सही हो जाता है। पहले कथन में यह कहा गया था कि वर्णमाला आधारित है, तो भाव चित्रात्मक लिपि होने के कारण पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है, इस पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वहां पर वर्णमाला में अभिव्यक्त न करके भाव चित्रात्मक आधार पर व्यक्त किया जा रहा है। तो सी भी सही है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं, तो दरअसल यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसमें से गलत कथन क्या है, तो गलत कथन के रूप में आपको दिखाई देगा कि ए आपका गलत है। इस लिहाज से सही उत्तर की अगर बात करें तो गलत कथन पहला है और सही उत्तर के रूप में ए का चयन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको युग्म दिखाई दे रहे हैं। इस युग्म में एक तरफ स्थल है, एक तरफ खोज है। एक तरफ स्थल में कालीबंगा है जहां से जुता हुआ खेत, ऐसी खोज की बात की जा रही है। दूसरी तरफ दूसरे ऑप्शन के रूप में शोरतुगई है जहां से नहरों की बात की जा रही है। वहीं तीसरे के रूप में लोथल, जहां पर बंदरगाह की बात की जा रही है। आपको बताना है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित है या हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। तो जिस पर विचार करें, दरअसल जुता हुआ खेत जो है हल के टेराकोटा मॉडल बनावली हरियाणा से प्राप्त किए गए थे। इस लिहाज से पुरातत्वविदों को जो कालीबंगा राजस्थान में एक जुते हुए खेत के साक्ष्य जरूर मिले हैं। मतलब जुता हुआ खेत जो है उसमें अगर हल की बात की जाएगी, मतलब एक संरचना है कृषि से संबंधित हल, अगर उसकी बात की जाएगी तो वो बनावाली से प्राप्त हुआ है हरियाणा में, जबकि जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो कालीबंगा से मिलता है। इस लिहाज से पहला कथन, पहला युग्म सही है। वहीं दूसरे युग्म की अगर बात करें तो जो नहरें हैं अधिकांशतः हड़प्पाई जो स्थल हैं वो अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में स्थित है। जहां पर शुष्कता होगी वहां पर कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी, इसलिए नहरों का निर्माण किया जाएगा। तो आपको शोरतुगई में नहरें दिखाई देती हैं, इस लिहाज से दूसरा भी सही है। तीसरा लोथल बंदरगाह की बात की जा रही है, उस पर भी विचार करेंगे। दरअसल अफगानिस्तान में शोरतुगई के हड़प्पा स्थल पर नहरों के मिलने के साक्ष्य भी उपलब्ध है, इस लिहाज से भी शोरतुगई और नहरों का युग्म सही है। अब बात करेंगे धौलावीरा जो गुजरात में है, वहां भी कुछ जलाशय ऐसे मिले हैं जो संभवतः कृषि के लिए जल भंडारण के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता था और वहां से भी नहरें निकाली जाती थी। तो शोरतुगई में तो ये मिला ही है। धौलावीरा भी आप याद रखेंगे कि वहां भी इस प्रकार के जल संचय और सिंचाई के लिए नहरों के साक्ष्य मिलते हैं।
बंदरगाह की जहां तक बात है तो लोथल में खुदाई से एक बंदरगाह होने की जानकारी मिली है। लोथल हड़प्पा सभ्यता और भारत के शेष भाग और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का भी प्रतीक था। आपको पता है कि इसी समय मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके साथ जो व्यापार होता था और व्यापार के लिए बंदरगाहों की आवश्यकता होती थी जहां से व्यापारिक आदान प्रदान होता था। यहां पर पाए गए जो मुहरे हैं, सिक्के हैं, उससे यह पता चलता है कि कहां कहां से इस स्थान का व्यापारिक संबंध होता था। तो लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, इस लिहाज से यह भी सही है। तो आप जब सही उत्तर की गणना करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तीनों ही 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? आपके सामने ऑप्शन ए है, हड़प्पा निवासी वृहद स्तर पर चावल की खेती करते थे। साथ ही दूसरा कथन है, हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए संभवतः नहर के पानी का भी उपयोग करते थे। तीसरा कथन है, हड़प्पा बस्तियां 2 भागों में विभाजित हैं, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। देखिए, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल ये सभी शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, लेकिन पाए गए हैं। तो पहला कथन जो है, हड़प्पा निवासी वृहद स्तर पर चावल की खेती करते थे, तो उसके साक्ष्य तो मिले हैं। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको पहले कथन में थोड़ी सी संदिग्धता दिखाई दे रही है। फिर विचार करते हैं कथन दूसरे पे। वृहद स्तर पर चावल खेती का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वृहद स्तर पर मिलता तो इसके साक्ष्य बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, इसलिए पहला कथन संदिग्ध होता है। दूसरे की अगर बात करें, हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए संभवतः नहर के पानी का उपयोग करते थे, तो अधिकांश हड़प्पा स्थल, जैसा मैंने पिछले सवाल के उत्तर में बताया व्याख्या में आपको, कि अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित थे और जहां पे संभवतः खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान में शोरतुगई आपको बताया गया, जो कि हड़प्पा स्थल था, वहां से नहरों के कुछ अवशेष पाए गए। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी सिंचाई हेतु नहरों का प्रयोग करते थे। इस लिहाज से दूसरा कथन सही है। धौलावीरा में भी इसके साक्ष्य आपको दिखाई दिए थे। इसके अलावा अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या था, तो शहरी केंद्रों का विकास था। वहां पर नगरीकरण हमको देखने को मिलता है, शहरी केंद्र देखने को मिलते हैं, और ये बस्ती 2 भागों में विभाजित होती थी। यहां पर 2 भाग दिखाई देते हैं। एक छोटी होती थी लेकिन ऊंचाई पर स्थित होती थी, उसकी हाइट होती थी जो छोटी बस्ती होती थी, और जो बड़ी बस्ती होती थी वो थोड़ी कम हाइट पर होती थी, नीचे होती थी। दरअसल नीचे इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि जो निचला शहर होता था वहां पर आम जनता रहती थी, और जो ऊंचा शहर होता था वहां पर वो दुर्ग के समान होता था, वहां पर जो है वो उच्च लोग रहते थे। तो यहां पर हड़प्पा बस्तियां 2 भागों में दिखाई देती हैं, जो दुर्गीकृत होता था एक भाग और दूसरा निचला शहर होता था। इस प्रकार अगर देखेंगे तो यह भी कथन सही है। इस लिहाज से अगर सही उत्तर के बारे में बात करें तो दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत है क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर चावल की खेती के प्रमाण के साक्ष्य हमको मिलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है आज का यह सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य के लिए बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।